रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती होंगी रासायनिक अभिक्रिया, इनके नियम क्या हैं, कैसे पढ़ें, बहुत कठिन टॉपिक है। आपकी सारी क्यूरीज, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। फिर मैं आपका दोस्त, आपका भाई रोहित अहरवाल आपको बताने वाला हूँ इसको पढ़ने के, इस टॉपिक को पढ़ने के बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे तरीके और बहुत ही सरल ट्रिक्स के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, #MBA स्टडी पॉइंट, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती ही क्यों है, तो इसका से पहले रीजन बहुत ही सिंपल सा रीजन है, इसके पीछे बहुत सिंपल है। जब भी दो परमाणु पदार्थ आपस में मिलते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया इससे कहीं अधिक ऊपर है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके पीछे कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण इसके पीछे है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसी के साथ आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं क्यों होते हैं। किन्हीं दो परमाणु या पदार्थ का आपस में जुड़ना और मिलकर एक नया उत्पाद बनाना, ये कहलाता है क्रिया होना, रासायनिक अभिक्रिया होना। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए और बी मिलते हैं, जो कोई परमाणु हो सकते हैं, पदार्थ हो सकते हैं, और मिलकर C+D का निर्माण करते हैं। तो ये कहलाई पूरी रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के पीछे कारण क्या क्या होते हैं, रीजन कौन कौन से, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला इसके पीछे रीजन है अष्टक पूर्ण ना होना। दोस्तों इसके पहले आपको बता दूँ अष्टक पूर्ण नहीं होने के पीछे रीजन क्या है, उससे पहले एक बार आपको बता देता हूँ कि जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के बारे में चर्चा करते हैं तो अक्सर कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि किन्हीं दो परमाणु, अणु और पदार्थ की मिलकर नया उत्पाद बनाना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, जो कि पूरी तरह गलत है, क्योंकि अणु और तत्व कभी भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। दोस्तों इस बार बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया होने की पहला रीजन क्या होता है, अष्टक पूर्ण न होना। अपूर्ण अष्टक के पीछे रीजन क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का 1s1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1s1, हीलियम He 1s2। यहाँ अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो यहाँ पर तो हीलियम रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन में रिएक्शन होती है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते अंतिम। जैसे अष्टक भी होता है तो उसमें कहते हैं हम Xp6/P2, ये कहलाता अष्टक। किसी भी परमाणु के अंतिम कोष के 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 = 8, ये कहता अष्टक। यदि ये पूरा नहीं होता है तो अब जो परमाणु होते हैं अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए रिएक्शन करते हैं। ये बहुत सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। हम चर्चा करते हैं इसकी आगे की। इसके पीछे रीजन और है कि विद्युत सहसंयोजी बंध। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो आबंध पर भी आधारित होती है। आबंध क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया वही आबंध है, यानी कि किन्हीं दो परमाणु को मिलना, फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, किन्हीं दो परमाणु को मिलना कहलाता है रासायनिक आबंध, जिससे बनता है HCl। रासायनिक आबंध दो प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजी और सहसंयोजी आबंध। जो विद्युत संयोजी आबंध होते हैं उनसे जो यौगिक बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक, ध्रुवीय यौगिक, या फिर हम कहें तो विद्युत संयोजी यौगिक भी कहते हैं। ये हमेशा ध्रुवीय होते हैं और इनमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्पेशलिटी योग कह सकते हैं, जो इनमें परमाणु भाग लेते हैं उनकी आयनन भाव उच्च होते हैं, ऊर्जा उच्च होती है, और जब तक ये अस्थायी रहते हैं, परंतु अभिक्रिया में भाग लेने के बाद ये स्थायी हो जाते हैं, अपना स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं, इनकी ऊर्जा और आयनन भाव बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों अब तक हो गया ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार की होती है, क्यों होती है। अब चर्चा करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य तौर पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला है साधारण, दूसरा उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय।
ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। सामान्य तौर पर वृहद स्तर पर इन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। हम बात करते हैं साधारण अभिक्रिया की। दोस्तों इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए साधारण अभिक्रिया बताऊंगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्योंकि थोड़ी क्रिटिकल होती है तो इसमें अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल हम इसे अलग कर देते हैं यहाँ से और हम लेते हैं साधारण अभिक्रिया। साधारण अभिक्रिया के बारे में, इसके प्रकार उसे पढ़ने से पहले बता दूं आपको साधारण अभिक्रिया के कुछ नियम होते हैं। और नियम से पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है वो आपको बताता हूँ चाहूँगा। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को बहुत संक्षिप्त रूप में लिखना, स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस रासायनिक समीकरण को जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण यहाँ में हम यहाँ पर अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो गया रासायनिक समीकरण कि हम किसी अभिक्रिया को वृहद स्तर पर है उसे शॉर्ट में लिख के रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3 प्लस रिएक्शन आप सभी ने पढ़ी होगी, आगे आप लोग जानते हैं क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बहुत स्तर पर लिखेंगे अगर कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ मिलना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना यानी बुझाऊ चूने का बनना और जिससे CO2 निकलती है, एक्स्ट्रा निकलती है, तो बहुत सारा बड़ा होगा, बहुत पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक शॉर्ट लैंग्वेज भी जिससे आप कह सकते हैं। जब पेपर में टाइम नहीं होता तो अक्सर स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि आप कुछ इस प्रकार से लिख के आए पेपर में कि आपको एटलीस्ट पूरे नहीं तो कम से कम एवरेज मार्क्स तो उसमें मिल ही सकते हैं। और एवरेज मार्क्स मिलने के पीछे रीजन यही होता है। इस रिएक्शन को हम आगे पूरा कर देते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये रिएक्शन हुई भाई पूरी। अभी तक हमने देखा कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्यों होती है, और रासायनिक साधारण रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया क्या कहलाती है। हम बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में। साधारण रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो लगभग 3 प्रकार को इसमें वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहला मैं आपको बता देता हूँ विधि के आधार पर। दूसरा यहाँ पर है ऊष्मा उत्सर्जन के आधार पर। तीसरा होता है गति के आधार पर। ये आपको तीनों समझ में आ गए। 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, गति, विधि के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर और गति के आधार पर। अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। मैं यहाँ से इसे इरेज करने वाला हूँ। सो आई थिंक मैं इसे भी इरेज कर ही देता हूँ। साधारण रासायनिक अभिक्रिया, इसे हम पहला देख रहे हैं विधि आधारित। अब विधि आधारित रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो 4 प्रकार की होती हैं।
पहला योगात्मक, अपघटन, प्रतिस्थापन, और चौथा होता है ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है जो विधि आधारित अभिक्रिया हैं। तो यदि बताने वाला हूं आपको, क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे योगात्मक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो से अधिक परमाणु या पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उन्हें योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं, या फिर से बताता हूँ आपके लिए, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक परमाणु या पदार्थ मिलकर एक रासायनिक या एक पदार्थ बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक, योग नाम से स्पष्ट है, जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। इसको उदाहरण हम सबसे पहले देख लेते हैं। पहला उदाहरण इसका लेते हैं हम HCl का। आपको यहाँ पे थोड़ी क्रिटिकल लैंग्वेज मिलेगी क्योंकि रीजन ये है, HCl ध्रुवीय आयन होता है। तो यहाँ पे कई बार आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ये ऐड होने लगता है, तो उसे पैसा ना हो, जब ऑप्शन अगर रेडॉक्स योगात्मक करना हो तब जाके रेडॉक्स अभिक्रिया में आप उसका नाम जोड़ेंगे। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो बहुत ही कॉमन है और लगभग सभी को आता होगा, H2 + O2, इसे बैलेंस ही कर देता हूँ, 2H2O। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हर एग्जाम में आप इसका यूज कर सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया के लिए, H2O का बनना। हम बात करते हैं अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक जो क्रिया कारक है या अभिकारक है टूटकर दो अलग अलग या एक से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है। क्योंकि अपघटन हो रहा है, हम सभी जानते हैं अपघटन मीन्स डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि एक पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ में टूट जाना। तो सिंपल इसका बेस्ट जो लैंग्वेज जो इसकी परिभाषा है वो समझ में आएगी आपको किससे, एग्जाम्पल से। जो अभिक्रिया होती है हमेशा एग्जाम्पल से समझ में आती है। आप चाहे कितना रट लें कभी याद नहीं होती, लेकिन आज इसके आपको एग्जाम्पल मालूम है तो बहुत ईजिली आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी थोड़ा कठिन हुआ ये, और सिंपल लेता हूँ, CaCO3। जब इसको गर्म किया जाता है, नॉर्मली तो गर्म ही करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो लैब में तो इसे गर्म करते हैं, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस की होती है उसमें प्रेशर भी ऐड हो जाता है। यहाँ पे दाब हम लिख लेते हैं, दाब यानी कि P। हमने एक उत्पाद लिया हुआ है, ये बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम है एक्चुअल में ये। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं CaO यानी कि बुझे हुए चूने की प्लस CO2। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक अभिकारक लिया है, एक क्रियाकारक लिया है। दाब और ताप की उपस्थिति के कारण ये दो अलग अलग पदार्थों में विघटित हो गया है। ऐसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, यानी किसी एक चीज़ को हम ले और दो चीज़ में या दूसरे चीज़ में बट जाए, वो मिल टूट जाए, तो उसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। हम बात करें तीसरी प्रकार की अभिक्रिया जो कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को प्रतिस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहलाती हैं। थोड़ा प्रॉब्लम लग रही होगी ना, बताता हूँ, समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना लगी जाता। जैसे कि हम कहें कि जैसे आप कहें कोई बड़ा व्यक्ति हो तो वो आप छोटे व्यक्ति को थोड़ा रिप्लेस कर ही देता है। या कोई एक्साइटेड हो, जैसे कि कोई ज़्यादा वर्क मतलब कि सिंपल से होता हो तो आपको बहुत ही सिंपल सा जैसे कहें कि कोई होता चार्ज व्यक्ति रहता है ना, तो वो अनचार्ज को जल्दी रिफ्यूज कर देता है, जल्दी वहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है और खुद सीधा ले लेता है। वही काम यहाँ पर है। एक्चुअली जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं वो इस प्रकार से संपन्न होती हैं जिसमें जो अधिक क्रियाशील धातु होती है, अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं, वह कम क्रियाशील पदार्थों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो आपको इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ कि हम प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करते हैं जब लैब में, तो यहाँ पे मिलता है हमें CuSO4 प्लस Zn। ये क्विक रिएक्शन है जो कि आपको तीव्र गति अभिक्रिया में भी पता चल जाएगा, एग्जाम्पल जो आपको मिलेगा वहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पे CuSO4 प्लस Zn इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस Cu। लग रहा हो ना थोड़ा अजीब सा, तो आपको समझा देता हूँ। कॉपर और जिंक की अगर आप तुलना करें, ये दोनों ही मेटल्स हैं। अब ये दोनों मेटल है लेकिन जिंक जो ज़्यादा रिएक्शनेबल होता है, बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है कॉपर से ज़्यादा तेज़ी से, तो इस वजह से यहाँ पे कॉपर को प्रतिस्थापित करके अलग कर देता है, कॉपर यहाँ खुद ले लेता है। CuSO4 का जो विलयन होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन आप इसे थोड़ी देर जिंक के साथ छोड़ देंगे ना, जिंक की पट्टी इसमें डाल देंगे, लैब में तो पट्टी डालते हैं जिंक की, यदि आप ऐसे छोड़ देंगे जिंक डाल के तो ये वाइट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ चुका होगा अच्छे से कि जिंक क्या होता है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से पूरी हो रही है। कॉपर सल्फेट में जो है कि जिंक जो कॉपर को प्रतिस्थापित करता है, जिससे कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर इससे रिड्यूस हो जाता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ चुकी होगी। हम बात करने वाले चौथे प्रकार की अभिक्रिया के बारे में, और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ और ज़रूरी आपको जानने के लिए, एग्जाम्पल जो अपने अभिक्रिया के एग्जाम्पल, उसमें 2 एग्जाम्पल और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला तो ये कि जो पाचन होता है भोजन का, जो हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, भोजन का पाचन। और दूसरा एलॉय यानी कि अयस्कों से मेटल धातु का निकालना। अयस्कों से धातु प्राप्त करना भी अपना अभिक्रिया का एक उदाहरण होता है। हम बात करने वाले चौथे प्रकार की अभिक्रिया के बारे में, जो कि है रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। पहले आप मैं सबको बताता हूँ, ये कोई जानता हो कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, अगर नहीं जानते फिर मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दैट मीन्स पहले हम देखने वाले ऑक्सीजन कणों को O2 का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण। अब दूसरी देखते हैं हम यहाँ पर अपचयन को, O2 का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अपचयन, जिसकी सामान्य लैंग्वेज है। लेकिन इस लैंग्वेज में, इस परिभाषा में बहुत सी इक्वेशंस और बहुत सी कंडीशंस कभी भी फिक्स नहीं होती हैं। तो इसके सॉल्व के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का कक्षीय नियम, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नियम। इसमें पहला रूल जो है, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन हम दान कर दें, कोई परमाणु यदि किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करे तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है दे दें, दान करना या देना, वो कहलाता है ऑक्सीकरण। और वहीं किसी परमाणु द्वारा या किसी तत्व द्वारा
पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कहलाता है अपचयन। इतना आपको समझ में आ चुका हो तो आपको इसका एग्जाम्पल बता दें। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर, तो यहाँ पे मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा है वो ये NaCl। कैसे? तो Na होता है, Na पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन दान कर देता है सोडियम तो बनता है वो पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। और इसके अपोजिट क्लोरीन किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो बनता है Cl माइनस। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ये ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, अभिक्षय और अपचयन कैसे हो रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, CuO प्लस OH2। थोड़ी क्रिटिकल है ये वाला थोड़ा, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है, बहुत ईजी है। कॉपर जो होता है वो 2+ होता है, यानी कि यदि ये कॉपर अपना एक परमाणु दान करता है तो इसके एक्चुअल में एक नहीं एक साथ 2 परमाणु जाते हैं, तो Cu2+। यहाँ पे जो कि ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे रहेगी। तो इसके लिए ऑक्सीजन के बारे में हम सभी जानते हैं, ऑक्सीजन पे O2- होता है। यदि यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीजन को दान करेगा, छोड़ देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा जो वो होगा O2-, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे O2-। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उस पर माइनस होता है यदि वो दान कर दिया अपने, तो यहाँ पर होगा H2-। तो इस पूरी रिएक्शन में जो हम देखेंगे वो ये कि हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, Cu प्लस H2। H2 ऑप्शन में होगा कि यहाँ पर 2 प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पर 2 माइनस के, तो ये दोनों मिल जाएंगे, जिससे बनेगा H2। तो आपको ये पूरी समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और पूरा अच्छे समझ में आएगा टॉपिक। तो कहीं में जाइएगा नए मिस माई वीडियोस और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस जैसे पहुँच सकें, जैसे मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।